लोग एकदम भन्नाट होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिखें। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आज हमारा एक नया नवेला टॉपिक मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चुंबक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नए टॉपिक का जरा स्वागत करो। इसका ना अभी मैं बताऊं। तो भाई लोग नया टॉपिक, एकदम नए टॉपिक का स्वागत। फिर से एकदम दिल बना दो भाई, कुछ भी नए टॉपिक का स्वागत। तैयार हैं क्या आप लोग? अगर तैयार है तो एकदम कमेंट सेक्शन बेटा थम्स अप दिल हो जाए जल्दी से, फटाफट कम ऑन एवरीबॉडी। तब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी। ये 12th क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जे के लिए तो है ही है, जे के लिए तो बेटा है ही है। सब लोग कनेक्ट हो जाओ फटाफट, सब लोग कनेक्ट हो जाइए। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करें सेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, आधारित है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के ऊपर। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मैंने आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यू दिए हैं, है ना, जो आपका होमवर्क में चल रहा है। मैंने लिखा भी था शायद, अगर आपने पीपीटी में देखा है तो मैंने आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, 2025, 2024 और 2023 के। तो आप एक दिन में ही पूरा ना करें इनको, एक दिन में पूरा करना संभव भी नहीं है, एक दिन में पूरा करना संभव ही नहीं है। तो आप हर रोज 10 12 15 10 12 15 अपनी क्षमता के अनुसार करते चलें। हर रोज 10 12 15 10 12 15 क्वेश्चंस करते चलें। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपके पास डाउट पोर्टल है, गूगल वगैरह है। उसके अलावा बेटा आपको ना यूट्यूब पर भी इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे इसके सॉल्यूशंस? आपको कुछ मंजिल बैच में मिल जाएंगे, कुछ मंजिल बैच में मिल जाएंगे, कुछ वन शॉट में मिल जाएंगे, लेकिन इसके ज्यादातर सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, फिर भी किसी सवाल में कोई डाउट हो तो आप सॉल्यूशन डाउट पोर्टल पर कर सकें, है ना। तो कर लेना बेटा। अभी देखो, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत के 3-4 लेक्चर तक कोई पीवाईक्यू नहीं होगा, और शुरू के 3-4 लेक्चर शायद आपको होमवर्क भी कम दिया जाए या ना दिया जाए, है ना। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो पहले 3-4 लेक्चर तक आपको कोई नया होमवर्क नहीं दिया जाएगा। पीवाईक्यू अपन स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। पीवाईक्यू कब करते हैं? जब टॉपिक एंड हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स होते हैं। ठीक है, पीपीटी में ही है बेटा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहां है बेटा? पीपीटी में ही है। ठीक है, दूसरी चीज, मैं आज आपको जेईई एडवांस की भी पीवाईक्यू दूंगा होमवर्क में। कुछ अपन ने कर लिए थे, कुछ मैं दूंगा, है ना। जेईई एडवांस की पीवाईक्यू मैं आपको होमवर्क में दूंगा, होमवर्क। ठीक है, अब जब मैं इन क्वेश्चन की पीवाईक्यू होमवर्क में दूंगा तो इसके सॉल्यूशंस कहां देखोगे? जो आपके डाउट होंगे, जो आपको सवाल नहीं आएंगे। हो सकता है कि आप 5 सवाल करो, आपको 1 आए, 4 ना आए, या हो सकता है कोई सवाल आप आधा कर पाओ, आधा ना कर पाओ। अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, तो आपको जो डाउट आएंगे तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं आपको, है ना, इसके सॉल्यूशंस आपको पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल, कहां पर? बाई यूट्यूब पर मिल जाएगा। बैच का नाम होगा टारगेट आईआईटी सीरीज। बैच का नाम क्या होगा बेटा? टारगेट आईआईटी सीरीज। उसमें मिल जाएंगे, आप टॉपिक देख लेना। ये क्वेश्चंस आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ क्वेश्चंस आपको कैपेसिटर में मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में बेटा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये टारगेट आईआईटी सीरीज। ये कहां मिलेगी? यूट्यूब पर। नाम होगा चैनल का पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम। तो वहां पर आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बचे आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं बेटा। डन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑरेस्टेड नाम के महान वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? महान वैज्ञानिक। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा, है ना। थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं इसलिए लिखी हुई है, कुछ खास चीज नहीं है। इन्होंने सिर्फ बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, कोई इन्होंने मैथमेटिकल चीज नहीं बताई। इन्होंने कहा कि कोई धारावाही तार है, धारावाही तार सिंपल सी चीज है, एक तार है उसमें धारा बह रही है, एक तार है उसमें धारा बह रही है। ठीक है, कोई तार होगा आप स्विच ऑन करोगे तो उसमें धारा बहने लगती है। तो इन्होंने बताया कि जो धारावाही तार है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक हम विद्युत क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। तो ऑरेस्टेड साहब ने अलग अलग प्रयोगों से ये देखा कि एक धारावाही तार है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इन्होंने कैसे देखा, इनको कैसे पता लगा, है ना। इनको सपना नहीं आया था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते ही अचानक से चीजें होती हैं। कई जो डिस्कवरी होती है ना, कई बार डिस्कवरी हमें खोज कैसे हो जाती है कि आप करने कुछ जाते हो और मिल कुछ जाता है, करने कुछ जाते हो और मिल कुछ जाता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की खोज होती है। तो ऐसे ही बेटा इसकी भी खोज हुई थी। ठीक है, तो विद्युत व चुंबकत्व के बीच संबंध सन 1820 में ऑरेस्टेड ने खोजा। ऑरेस्टेड ने दिखाया कि चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के नीचे स्थित चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। उन्होंने क्या दिखाया बेटा? कि चालक तार में प्रवाहित धारा तार के नीचे, या तार के नीचे कह लो, या तार के आसपास, तार के नीचे स्थित चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देती है। तो आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक चालक तार था, यहां पर धारा बह रही थी। अब गलती से ऑरेस्टेड साहब की चुंबकीय सुई वाला कंपास, ठीक है, चुंबकीय सुई यहां पर छूट गई, ऐसा मान लो कंपास यहां पर छूट गया। अब उन्होंने क्या किया? स्विच ऑन किया तो उन्होंने देखा ये तो हिलने लगी, फिर स्विच बंद कर दिया तो इन्होंने कहा स्टेबल हो गई, फिर स्विच ऑन किया फिर हिलने लगी, फिर स्विच बंद किया फिर स्टेबल हो गई, फिर स्विच ऑन किया हिलने लगी। तो उन्होंने सोचा कि जब हम इस तार में धारा बहा रहे हैं तो इस चुंबकीय सुई में हरकत हो रही है, चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है। और चुंबकीय सुई में विक्षेप किसके कारण होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण है, विद्युत क्षेत्र के कारण नहीं। चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जब हम इस तार में धारा बहाते हैं तो इस चुंबकीय सुई में हरकत होती है। तो इसका मतलब है धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, इसमें धारा बढ़ाई तो चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ गया, चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ गया। इनको कंफर्म करना था कि जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो इसी धारावाही तार के कारण आ रहा है।
इन्होंने धारा बढ़ाई, चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ गया, धारा को कम किया, चुंबकीय सुई में विक्षेप कम हो गया। फिर उन्होंने कहा और खेलते हैं और खेलते हैं, इनको मजा आने लगा। अब इन्होंने धारा की दिशा पलट दी, पहले धारा इधर बह रही थी, इन्होंने कहा धारा की दिशा पलट देते हैं, इन्होंने धारा की दिशा पलट दी, धारा की दिशा पलटी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी पलट गई। मान लो पहले चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा था इधर इधर, अब धारा की दिशा पलटी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगा इधर। तो अब एक कंफर्म हो गए, श्योर हो गए कि चुंबकीय सुई में जो हरकत हो रही है वो तार में बहने वाली धारा के कारण ही हो रही है। किसके कारण हो रही है बेटा? तार में बहने वाले धारा के कारण। फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि जो धारावाही तार होता है वो अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखो कुछ चीजें जो उन्होंने ऑब्जर्व की कि जब चालक में धारा की दिशा व्युत्क्रम मतलब पलट दी जाती है तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी व्युत्क्रम हो जाता है, चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बदल जाता है। जब धारा इधर बह रही थी तो चुंबकीय सुई मान लो इधर घूमी थी, जब धारा इधर है तो चुंबकीय सुई इधर घूम रही है। तो चुंबकीय सुई को घुमाने वाली बेटा कोई मायावी शक्ति नहीं है, कोई बाहरी शक्ति नहीं है बेटा, किसी का साया नहीं है, ये यही तार है, वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण इस चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया है। चालक में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई को चालक के निकट लाने पर, ठीक है, चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर या चुंबकीय सुई को चालक के निकट लाने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ जाता है। अब देखो चालक तार यहां है, चुंबकीय सुई हम यहां रखते हैं तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यहां कम होगा तो विक्षेप कम होगा। अगर हम चुंबकीय सुई को इसके पास लेके जाएंगे तो तार से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव तार के पास में ज्यादा होगा। तो जब हम चुंबकीय सुई को तार के पास लेके गए तो विक्षेप बढ़ गया, हमने धारा बढ़ा दी तो विक्षेप बढ़ गया। तो इसका मतलब जो सारी हरकतें हो रही हैं वो तार में बहने वाली धारा के कारण ही हो रही हैं। तो निष्कर्ष निकाल दिया कि जो धारावाही तार होता है वो अपने आसपास अपने सराउंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑरस्टेड ने इन परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश, विद्युत धारा क्या है? आवेश से चलता है तो आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। अगर आवेश विराम में है, आवेश विराम में रहे, आवेश नहीं चले तो हम कहेंगे धारा नहीं होगी। जब आवेश चलेगा अर्थात गतिमान आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, धारा का निर्माण करेगा। ठीक है, तो एक गतिमान आवेश क्या करता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, वैसे भी अपन ने आवेश के बारे में बताया कि हमारे पास कोई आवेश है, आवेश। अब आवेश की तीन परिस्थितियां हमने ली हैं। एक परिस्थिति हमने ली कि आवेश विराम में है, दूसरा नियत वेग से गतिमान है, तीसरा चीज आवेश के पास त्वरण है, आवेश किसी त्वरण से गतिमान है, आवेश किसी त्वरण से गतिमान है। ठीक है, तीन चीजें हो सकती है, आवेश है या तो वो विराम में हो सकता है, या वो नियत वेग से चल सकता है, या उसके पास त्वरण हो सकता है। ठीक है, तीन आवेश क्या है? कण है। आवेश को उसको देंगे किसी वस्तु को, किसी कण को, जैसे पेन है, पेन को हमने आवेश दे दिया, आवेश किस पर है? पेन पर। पेन विराम में हो सकता है, पेन नियत वेग से चल सकता है, पेन के पास त्वरण हो सकता है। तो जब आवेश विराम में होता है तब यह सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आवेश गतिमान होता है तो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड उत्पन्न करता है। और जब आवेश किसी त्वरण से गतिमान होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सभी चीजें आपको 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। इसमें से इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, इसको बेटा हम पढ़ चुके हैं। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपका 12th क्लास में ही एक टॉपिक है जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे बेटा, मिलजुल के पढ़ेंगे। सभी चीजें क्लियर है? चकाचक एकदम आगे बढ़ जाऊं मैं। सर एयर बैच क्या है? बेटा जल्दी ही आने वाला है एयर बैच जल्दी ही आने वाला है। आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ। जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हीं को एयर बैच में बैठने का मौका मिलेगा। और एयर बैच मतलब आप ये समझ लो कि आप में से जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे, उनको अलग करके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए हम एयर बैच बना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे अपना रेगुलर बैच है तो सब तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ना जोड़ने घटाने में, वर्गमूल निकालने में, वर्ग समीकरण हल करने में, है ना, किसी को cos 37 का मान नहीं पता, है ना, ऐसे बच्चे भी होते हैं। और कोई बच्चे होते हैं कि सर हमारे बेसिक बहुत अच्छे, हमने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा, 11th हमें बहुत अच्छे से आता है, अब तो और ऊपर लेवल ले जाओ, तो ये गैप आ जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे इनके बेसिक कमजोर है, कुछ बच्चे ऐसे इनके बेसिक अच्छे हैं। तो जो बच्चे सीरियसली एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक बैच और लाया जा रहा है जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें, मतलब थ्योरी और कंटेंट पूरा वही रहेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कई बार हमारे अंदर भड़ास भरी रह जाती है कि अरे हमको ये भी करवाना था। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाओ तो कुछ बच्चे फैलने लगते हैं कि सर नहीं आया। क्यों? उनके कुछ बेसिक कमजोर होते हैं, तो वो फोकस करते हैं कि चलो हमें जेईई मेंस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो बस और बेहतर करने के लिए, और बेहतर चीजें करने के लिए बैच और लाया जाएगा आपके लिए। यस बेटा, फ्री ही होगा, है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि अभी मैं आपको पोल देता हूं, आपको कसम है आईआईटी की, एनआईटी की, 12th क्लास बोर्ड की, सच बताना, जो क्वेश्चन मैंने कल क्लास में करवाए थे, वापस घर जाके वही क्वेश्चन कितने बच्चों ने किए? ये करना होता है बेटा सीखने के लिए। जो क्वेश्चन मैंने कल क्लास में करवाए थे वही क्वेश्चन फिर से घर पर जाके खुद से कितने बच्चों ने किए? जिन्होंने किए वो थम्स अप पर वोट करना, जिन्होंने नहीं किए वो थम्स डाउन पर वोट करना। मैं सभी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो मैंने क्लास में करवाए थे, वो कसम है आईआईटी की, एनआईटी की, 12th क्लास की, सच ईमानदारी से वोट करना बेटा, विद्या रानी की कसम है तुम्हें। अब देखो बेटा, उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था वायो सवर्ट। क्या नाम था बेटा? वायो सवर्ट। इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र, देखो ऑरस्टेड ने क्या बताया कि धारावाही तार होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब किसी ने फोन लगा के पूछ लिया, हेलो ऑरस्टेड स्पीकिंग, तो उन्होंने बोला स्पीकिंग। उनसे पूछा कि धारावाही तार कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सही बात है, लेकिन कितना करता है? सूत्र बताओ। तो उन्होंने कहा दिया रॉन्ग नंबर। वायो सवर्ट को फोन लगाओ, किसको फोन लगाओ बेटा? वायो सवर्ट को। तो फिर बेटा
फिर बेटा वायु सपाट से आपको फोन लगाएगा। फिर वायु सपाट ने हमें यह बताया कि जो धारावाही तार है वो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या धारावाही तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। नोट्स में से फिर लिखा था, सॉल्व करना है बेटा वैसे, है ना। अब देखो जो भी है, कौन सा परसेंटेज किसका नहीं पता, लेकिन आप इसमें से ऐसा है कि शायद 61% वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया या किया जो भी है, तो अब इसमें से इतने सारे बच्चे लगभग 50-50 ही मान लो, 50-50 ही मान लो, तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो रोज सीरियसली काम कर रहे हैं, 50% बच्चे हैं जो रोज सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, कम चीजों को समझ पाते हैं, कम सवाल बन पाते हैं, आसानी से चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो ईमानदारी से सारा काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे जो ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं, जो बोलता हूं मैं वो करते हैं, तो उनके लिए, उनके उत्थान के लिए वो और अच्छा करें, उनके लिए एयरबैग चलाएंगे, उनके लिए एयरबैग चलाएंगे। समझ गया एयरबैग किनके लिए है और क्यों है। अब तो आइए, तो इन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी, इन्होंने बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का सूत्र बताया। क्या बताया, सूत्र, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का सूत्र बताया। मैग्नेटिक में अच्छा ई आता होगा, जो भी आता हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उन्होंने एक तार लिया, ध्यान से देखना दोस्त, एक तार लिया ऐसे धारावाही तार, ध्यान से देखना, ऐसा धारावाही तार लिया है, ठीक है। इसमें धारा बह रही है आई, अब हमसे कहा गया, मतलब हमसे क्या कहा गया, वायु सपाट साहब ने बताया कि अगर यहां पर हम कोई बिंदु लेते हैं, और इस बिंदु पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है तो सूत्र हम बताएंगे। तो पहले तो इस बिंदु की जानकारी सुनना ध्यान से, इस बिंदु की जानकारी। तो अगर तार से हम इस बिंदु की दूरी देखें, तो यहां से दूरी देखेंगे अलग है, यहां से दूरी अलग है, यहां से दूरी अलग है, यहां से दूरी अलग है। बिंदु की स्थिति तार के अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग दूरी पर है। इस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये बिंदु तार के अलग अलग भागों से अलग अलग दूरी पर है। तो हम तार की स्थिति ठीक तार के सापेक्ष बिंदु की दूरी हम ठीक नहीं बता पा रहे थे। तो हमने क्या किया, वायु सपाट साहब ने क्या किया, एक तार में एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। क्या काट लिया बेटा, तार में छोटा सा टुकड़ा। उन्होंने कहा हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा काटा जिसमें धारा कितनी, धारा तो बेटा इसमें आई ही बह रही है, टुकड़े की लंबाई कितनी डीएल, तो डीएल लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा काटा जिसमें धारा कितनी बह रही है, धारा आई बह रही है। धारा कितनी बह रही है भैया, आई। अब देखो तार के अलग अलग बिंदुओं से, तार के अलग अलग भागों से इस बिंदु की दूरी अलग अलग थी, लेकिन हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अब छोटे से टुकड़े से इस तार की जो दूरी है वो फिक्स हो गई। इस टुकड़े से ये बिंदु इस दिशा में है, और ये दूरी कितनी है बेटा, इसका स्थिति सदिश कितना है, आर, ठीक है। अब आर दूरी पर बेटा कई बिंदु हो सकते हैं, ये दूरी हम आर बोले तो आर दूरी पर तो कई बिंदु हो सकते हैं। आर दूरी पर बेटा कई बिंदु हो सकते हैं, जैसे ये आर दूरी है, ये वाली दूरी आर है, तो यहां पर भी तो बेटा आर दूरी हो सकती है, आर दूरी इस साइड भी तो हो सकती है, आर दूरी इस साइड भी तो हो सकती है, सेम आर दूरी इस साइड भी तो हो सकती है। तो पॉइंट कहां पर है इसका निर्धारण करने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने मतलब वायु सपाट साहब ने, क्या हुआ, कहां से गायब हो रहा है, अरे जो हमें गायब करना है वो गायब हो नहीं रहा है, सारी चीजें गायब हो रही हैं, तेरी की। तो बिंदु कहां पर है इसको बताने के लिए एक तो इसको ज्वाइन कर दिया गया कि पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा, आर है, और कोण बता दिया कि ये डीएल के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा, डीएल के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। ठीक, एक टुकड़ा और आर के बीच जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो अब इस छोटे से टुकड़े का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप ध्यान से सुनना, छोटे से टुकड़े का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा सा होगा, छोटे से टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम बात करें कि छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिख दिया करूंगा बेटा मैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। तो छोटे से टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी होगी, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, ये समानुपाती है तार में बहने वाली धारा की, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी है वो समानुपाती है तार के लंबाई डीएल के, ठीक है। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये समानुपाती है साइन थीटा के। थीटा को क्या है बेटा, थीटा डीएल और आर के बीच एंगल है, थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। फिर उन्होंने कहा कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ये व्युत्क्रमानुपाती है आर के वर्ग के, डीएल और बिंदु के बीच की दूरी, के व्युत्क्रमानुपाती है। ये वायु सपाट ने हमें बताया। कितने, 4 लाइन हो गई, पहली इक्वेशन कह सकते हो, दूसरी कह सकते हो, तीसरी कह सकते हो, चौथी कह सकते हो। ये 4 स्टेटमेंट उन्होंने बोले कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है वो तार में बहने वाली धारा के समानुपाती है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटे से तार की लंबाई डीएल के समानुपाती है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड समानुपाती है किसके, साइन थीटा के, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड व्युत्क्रमानुपाती है 1/2 दूरी, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। अब हम इन सभी को, इन चारों को कंबाइन करके लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है बेटा। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है किसके लिए, बोर्ड के लिए। बोर्ड में भी पूछ जाता है कि वायु सपाट का नियम लिखिए, तो आपको यही चित्र बनाना है, ऐसी फोटो बनाना ही है, ये 4 लाइन लिखनी है, फिर ऐसे लिखना समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, डीबी समानुपाती हो गया आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन बचपन से जानते हैं कि जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया है तब एक कांस्टेंट आया है, तो डीबी बराबर हम लिखेंगे, डीबी बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, और जैसे क्या बताया अपना आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वायु सपाट का फॉर्मूला हो गया, फील्ड बता दी वायु सपाट साहब ने। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, इसका मान होता है संख्यात्मक मान, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू ये 10 टू द पावर -7, इसका मान कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का 10 टू द पावर -7। म्यू को अपन क्या कहते हैं बेटा, पारगम्यता, आगे लिखते हैं। म्यू नॉट क्या कहलाता है, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, परमिएबिलिटी, निर्वात की चुंबकशीलता
इसका नाम क्या, मतलब परमिएबिलिटी बोलते हैं बेटा इंग्लिश को, हिंदी में नाम पता है किसी को म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता, क्या कहते हैं इसको, किसी को पता है क्या? व्हाट इज हिंदी ऑफ परमिएबिलिटी? पारगम्यता, पारगम्यता कहते हैं। व्हाट इज द हिंदी ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट? चुंबकीय पारगम्यता, राइट। दोनों ही बोलते हैं। दोनों ही नाम होते हैं। दोनों ही नाम होते हैं बेटा। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता, निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता, दोनों ही नाम होते हैं बेटा। जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था बेटा? विद्युतशीलता होता था ना। तो वो होती थी एप्सिलॉन नॉट क्या होती थी? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। म्यू नॉट क्या है? चुंबक में पढ़ रहे हैं तो चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम या फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। यस, दोनों ही नाम होते हैं, मैंने देख लिया, सर्च कर लिया गूगल पर, है ना। ये वैक्यूम लिखा हुआ है। वैक्यूम की स्पेलिंग जानते हो भैया? चलिए, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एक ही चीज है। म्यू नॉट है तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम हो गया। अच्छा, और तो कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो हम हाँ ये मान याद और रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मान कितना? 10 की घात माइनस का 7, 10 की घात माइनस का 7। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, अब देखो डीबी का मान कितना आ गया वो भी लिख लो सर। डीबी का मान कितना आ गया एक बार और लिख लो, जितनी बार लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके मास्टर, ओके मास्टर, याद रखेंगे इसको। अब देखो इसका सदिश रूप, चुंबकीय क्षेत्र की सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र की राशि होती है सदिश राशि। ठीक है, तो अब हम इसका पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। ध्यान देना माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। रोहंग का भैया बेटा ये नहीं होता जो तुम लिख रहे हो, ये स्पेलिंग नहीं होती वैक्यूम की। वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है, ये होती है वैक्यूम की स्पेलिंग। और ये अगर अपन कॉमन भाषा की बात करें, साइंटिफिक भाषा में नहीं जाए, साइंटिफिक चीजों को छोड़ दें, तो ये शायद इकलौता ऐसा टर्म है, पूरी डिक्शनरी खोल के देख लेना, जिसमें डबल यू आता है साथ में। आपने कहीं दूसरे जगह डबल यू साथ नहीं देखा होगा। इकलौता टर्म है वैक्यूम जिसमें डबल यू आता है। क्या आता है बेटा? डबल यू, है ना। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग पता होती है कि वैक्यूम की स्पेलिंग है, ये नहीं होती है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यूनिट तो आती रहती है बेटा। यूनिट इसकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला यूनिट होती है। आगे चर्चा करेंगे, पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो डीबी इज इक्वल टू, मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां पर बेटा एक काम करता हूं, एक आर से गुणा कर रहा हूं और एक आर से भाग देता हूं। एक आर से गुणा किया और एक आर से मैंने भाग दे दिया। तो इसको रीअरेंज करके लिखूंगा मैं, तो डीबी इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई और आर की घात नीचे हो गया 3। आर की घात नीचे कितना हो गया? 3। अब देखो इसमें सदिश राशियां क्या क्या हैं? एक डीएल सदिश है, एक आर सदिश है। एक डीएल सदिश है, आर सदिश है, इसके साथ क्या बेटा? साइन थीटा है, साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की घात 3, आर की घात 3। और इसको मैं लिख सकता हूं dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसका बेटा वेक्टर फॉर्म हो गया, सदिश रूप हो गया। dl वेक्टर हो गया, सदिश रूप हो गया। अभी सुनते चलना बस, ये सदिश फॉर्म हो गया। सर ये क्या कर दिया आपने? तो हमने कहा अच्छा आप मुझे जरा इसका मान बताओ, अगर मैं dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखूं तो इसका मान क्या आएगा? तो इसका मान होगा dl r sin थीटा, dl r sin थीटा। a क्रॉस b क्या होता है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होता है? ये होता है ab sin थीटा। तो हमने कहा वही मैंने किया है, ये dl into r sin थीटा। तो dl r sin थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? dl क्रॉस r लिख दिया, dl क्रॉस r लिख दिया। अब इसमें से देखो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और इस चैप्टर में 30% सवाल ऐसे होंगे जिनमें हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, कि अगर आपने दिशा सही से देख ली तो काम થઈ गया, अपना सवाल हो गया। तो आप बताओ इसमें से म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर सब आदेश हैं, तो डीबी की दिशा कौन डिसाइड करेगा? डीबी की दिशा कौन डिसाइड करेगा? तो हम कहेंगे डीबी वेक्टर की दिशा, वैसे फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, डीबी वेक्टर की दिशा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से डिसाइड की जाएगी, डिसाइड की जाएगी, से डिसाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये सूत्र है। अब हम अलग अलग प्रकार की ज्यामिति के लिए जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सदिश फॉर्म है, सदिश फॉर्म है, हम इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग। ये तो इसी का सदिश रूप है, इसी का सदिश रूप है। हम ये सूत्र उपयोग करेंगे तो अलग अलग प्रकार के केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल। हेलो हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम लेक्चर लेगा, बताइए कुछ अर्जेंट है? ठीक है मैं लेक्चर कर लेता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की अपनी बात हो रही थी, डन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसका? निकालेंगे किसके कारण? सब बिंदु तार के कारण। बिंदु तार, हम क्या पगले हो क्या? बिंदु तार होता है क्या? कुछ बिंदु तार होता है क्या? नहीं। तो अपने पास क्या होगा? तार होगा जिसमें धारा बह रही हो। क्या होना चाहिए? तार जिसमें क्या बह रही है? धारा। तो तार कैसा होता है? तो तार या तो सीधा हो सकता है या घुमा हुआ हो सकता है, या तार गोल हो सकता है,
तार कैसा हो सकता है, गोल हो सकता है, समझना। हमें धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसमें तार कैसा हो सकता है, तो सीधा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, या तो सीधा या टेढ़ा मतलब स्ट्रेट वायर हो सकता है, या चाप जैसा हो सकता है, घुमावदार तार हो सकता है। तो एक एक करके हम सभी केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये बेटा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट फिर बोर्ड के लिए डेरिवेशन करा रहा हूं। जेई में हम कैसे यूज करेंगे इस रिजल्ट को वो मैं आपको सिखाऊंगा। जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बोर्ड के लिए भी बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बोर्ड में हम रिजल्ट अभी ड्राइव करके बता देंगे बोर्ड के लिए। जेई में हम कैसे उपयोग करेंगे हम आपको टेक्निक सिखाएगा, ठीक है। पहले अपन बोर्ड के लिए ड्राइव करते हैं इसको। तो अपना केस 1 है कि एक निश्चित लंबाई के धारावाही तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड निश्चित लंबाई के धारावाही तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड। साथ देना आप मेरा। तो ये हमारे पास एक तार है निश्चित लंबाई का तार है। बिंदु कहां है, तो हमने कहा यहां पर कोई बिंदु है, ये दे पास, इस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा छोड़ो, धारावाही तार है, इसमें धारा कितनी बह रही है, आई, धारा इस दिशा में बह रही है, आई। तो वायु सपाट साहब ने जो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताई थी वो किसके कारण बताई थी, छोटे से टुकड़े के कारण। किसके कारण, छोटे से टुकड़े के कारण। तो हमें छोटा सा टुकड़ा काटना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर तार में छोटा सा टुकड़ा काट लिया, जिंग जोंग, ये हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया। इसकी लंबाई कितनी है, डीएल, धारा बह रही है आई, लंबाई डीएल है बेटा, लंबाई कितनी है, डीएल, ठीक है। और किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं हम, चलो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु लिया है, वहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। बिंदु का नाम दे दिया अपन ने पी, ठीक है। इस दूरी को अपन क्या कहते हैं बेटा, आर, और इस कोण को डीएल और आर के बीच जो कोण होता था उसको कहते थे थीटा। डीएल और आर के बीच कोण को कहते थे बेटा हम थीटा, ठीक है। तो अभी तो मैंने बस डायग्राम बनाया कि निश्चित लंबाई का तार है, ठीक है। अब वायु सपाट ने पूरे तार के कारण फील्ड नहीं बताई है, छोटे से टुकड़े के कारण फील्ड बताई है। तो ये छोटा सा टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, डीएल है, छोटा सा टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी डीएल है। तो इस छोटे से टुकड़े के कारण बिंदु पी पर फील्ड निकालना है। तो ये आर सदिश होता था, छोटे से टुकड़े और बिंदु को मिलाने वाला सदिश, छोटे से टुकड़े और बिंदु को मिलाने वाला सदिश आर सदिश, ठीक है। चलिए कोण थीटा डीएल और आर के बीच है ना, इस दिशा में हमने डीएल और आर के बीच कोण थीटा नापा है। कोण थीटा हमने किसके बीच लिया था, डीएल और आर के बीच में कोण, डीएल से आर के बीच में कोण लिया था, ठीक है सर, ठीक है। चलिए तो जो छोटी सी फील्ड अपन लिखेंगे, छोटी सी फील्ड डीवी इज इक्वल टू इसका सूत्र क्या था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें तीन चर हैं, तीन बदलने वाली राशियां, एक डीएल है, एक थीटा है और एक आर है, एक डीएल है, थीटा है, आर है, ठीक है। तीन अलग अलग चर हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इनको गायब करते हैं। हम डीएल और आर को इसमें से गायब करेंगे, डीएल और आर को हम इसमें से क्या करेंगे, गायब करेंगे। कैसे गायब करेंगे अपन समझते हैं। अब देखो एक सीधा तार है बिंदु पी है, तो सवाल में हमें कौन सी दूरी दी जाएगी, एक तार को आप सरल रेखा मान सकते हो, तार को क्या मान सकते हो, रेखा। तो एक रेखा और एक बिंदु के बीच की अगर हमें दूरी बतानी है तो हम कौन सी दूरी बताते हैं, क्योंकि एक तार या एक रेखा और एक बिंदु के बीच बहुत सारी दूरियां संभव है। तो जब हम एक रेखा और एक बिंदु, या हम कहें एक तार और एक बिंदु के बीच दूरी की बात करते हैं, तो कौन सी दूरी की बात करते हैं बेटा, लंबवत दूरी। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहां पर भी बेटा आपको तार और बिंदु के बीच की लंबवत दूरी दी जाया करेगी। कौन सी दूरी दी जाया करेगी, लंबवत दूरी, ठीक है। क्योंकि आर तो बदलता रहेगा, हम टुकड़ा को यहां काट ले तो आर बदल जाएगा, कोई टुकड़ा यहां काट ले तो आर बदल जाएगा, आर तो बेटा बदलता रहेगा, लेकिन लंबवत दूरी नहीं बदलेगी, टुकड़ा कहीं भी काटो। तो हम लंबवत दूरी बना लेते हैं कि बिंदु और तार के बीच की लंबवत दूरी आपको दी गई है, कोलवरी डी। हमने लंब गिराया, दिस इज लंबवत दूरी, तो आपको डी दी जाएगी, ठीक है। ये लंबवत दूरी है। और हमने जो टुकड़ा काटा है वो कितनी दूरी पर काटा है, यहां से एल दूरी पर, इस बिंदु से एल दूरी पर, सुनना ध्यान से, इस बिंदु से एल दूरी पर हमने छोटा सा टुकड़ा काटा है डीएल का, छोटा सा टुकड़ा काटा है बेटा डीएल का, ठीक है। तो आपको ये दूरी दी जाया करेगी डी, तार और बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पर एल चर है, एल बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, आर भी बदल रहा है। सर कैसे बदल रहा है, हमने कहा देखो कोई व्यक्ति कहता है कि सर टुकड़ा यहाँ काट लो ना, यहाँ अगर हम टुकड़ा यहाँ काटते तो एल बदल गया ना, टुकड़ा यहाँ काटते तो एल बदल गया, एल इतना सा रहेगा, आर भी बदल गया, थीटा भी बदल गया। कोई कहता है कि सर जी टुकड़ा यहाँ काटो, टुकड़ा यहाँ काटते तो देखो अब एल बदल गया, एल ये हो जाता, ये एल हो जाता, ये आर हो जाता और थीटा बढ़ जाता, थीटा भी बदल जाता। तो तीन चर हैं हमारे पास। हाउ मेनी चर वी हैव तीन चर, एल, थीटा एंड आर। अब हमारे पास अगर तीन चर है तो हम अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हम इंटीग्रेट बेटा इंटीग्रेशन एक ही चर में कर सकते हैं, जब फलन एक ही चर में हो। सर इंटीग्रेशन करना क्यों है आपको, मजा आता है क्या, उनका मजा नहीं आता। हमारे पास डी भी है, किसी का बी निकालो, हमने कहा उसका इंटीग्रेशन करो, डी भी है, बी निकालो उसका इंटीग्रेशन करो, हमका ओके हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे कर लें, यहाँ एल भी बदल रहा है, थीटा भी बदलेगा, आर भी बदलेगा, कैसे बदलेगा समझ में आ गया। अभी हमने टुकड़ा यहाँ पर लिया है तो ये आर है, ये एल है, ये थीटा है। अगर हम टुकड़ा यहाँ काट लेते तो ये एल हो जाता, ये आर हो जाता, ये थीटा हो जाता। तो एल आर थीटा तीनों ही बदल रहे हैं। तो तीन चर हैं, तो तीन चरों में से हमें ये एक्सप्रेशन कोई भी दो चर में लानी पड़ेगी, हम ले आएंगे। आप सिर्फ हमारा साथ देना, बस बड़ा आसान, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चीजें हैं। कैसी चीजें, नन्ही मुन्नी। इस ट्रायंगल पर हम फोकस करेगा इस ट्रायंगल पर। क्या आप में से कोई मुझे ये वाला कौन बता पाएगा, ये कौन कितना होगा, सर बता देंगे कौन हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हमें पता क्या होगा, डी, हमें डी पता है, तो सारी चीज हम डी के पता में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा नहीं, त्रिभुज में थीटा कोण नहीं है, त्रिभुज में कोण कितना है, पाई माइनस थीटा है। ओ माय गॉड सर, tan पाई माइनस थीटा ये कोण है त्रिभुज में, tan मतलब कोण कितना, पाई माइनस थीटा, हम लिख रहे हैं tan, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये कोण है, लंब हुआ डी, आधार हुआ एल, तो ये कितना हो गया, डी अपॉन एल। मैं सही लिखा क्या, हाँ मास्टर सही लिखे, डी अपॉन एल, ओके। अब tan पाई माइनस थीटा tan थीटा ही होता है। ओ माय गॉड, tan पाई माइनस थीटा tan थीटा नहीं होता, ये होता है माइनस tan थीटा सर माइनस है क्या, हमने कहा देखो ये तो आप जानते होंगे 12वीं क्लास में गणित के विद्यार्थी हो, tan 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में, तो माइनस। अब 180 है तो tan का tan ही रहता है, तो माइनस tan थीटा होता है, जानते हो ना ये बात। अरे यस नो बोलो भाई,
कमेंट में यस नो बोलो, नहीं जानते तो सीख लेना बेटा, बड़ा आसान चीज है, यस नो बोलो कमेंट में। चलिए तो ये हो गया डी अपॉन एल, ओके माई डियर फ्रेंड। तो यहाँ से बेटा देखना एल का मान कितना आ जाएगा, इधर से एल इज इक्वल टू आएगा डी अपॉन माइनस का टेन थीटा, डी अपॉन माइनस का टेन थीटा, ओ माय गॉड। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, चलो ये एल बराबर मैं लिख रहा हूँ, एल इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन टेन थीटा। अरे यार पगले आदमी, एल लिखो इधर एल। तो एल बराबर कितना आ गया, माइनस डी कॉट थीटा, माइनस डी कॉट थीटा। अब हमारे एक्सप्रेशन में एल है क्या, एल है क्या, नहीं सर एल नहीं है, डीएल है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एल है डीएल लाना है, बताओ क्या करें, एल है डीएल लाना है, बताओ क्या करें। तो हम अवकलन कर दो, अवकलन। तो डीएल का सॉरी एल का अवकलन का होगा डीएल, एल का अवकलन का होगा डीएल माइनस डी कांस्टेंट कॉट थीटा का अवकलन, कॉट थीटा का अवकलन मेरे गांव में होता है बेटा ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का अवकलन डी थीटा। एल का अवकलन डीएल माइनस लगाया, डी कांस्टेंट, कॉट का अवकलन कोसेक स्क्वायर, कॉट थीटा का अवकलन कोसेक स्क्वायर, और फिर थीटा का अवकलन डी थीटा। तो डीएल का मान मिल गया, थोड़ी सी बेटा राहत की सांस हमें मिली है, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो कुछ तो मिला, डीएल का मान तो मिला। अब और क्या ज्ञात रह गया बेटा, हमने कहा आर और चाहे आर को और गायब करो, हमने कहा हे भगवान आर को भी गायब करना है, और हमें दिया क्या होगा डी, आंसर में डी के पता में लाना है। देखो डीएल की वैल्यू हमने डी और थीटा के पता में ले आई है मैंने। अब हम इसी त्रिभुज में देखते हैं, तो अब इस त्रिभुज में मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ बेटा, साइन थीटा, इसी त्रिभुज में है ना। अगला पॉइंट ध्यान देना, बस एक ही डेरिवेशन है, अच्छा, और उसके बाद तो फिर कहानी आसान है। हम साइन थीटा लिख रहे हैं, तो थीटा कितना है, पाई माइनस थीटा है, थीटा ना है भाई, पाई माइनस थीटा आता है, क्या आता है, पाई माइनस थीटा। तो साइन कौन कितना है, पाई माइनस थीटा, ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन नहीं लिखा, साथी साइन ही लिखो, डी हो गया लंब और आर है कर्ण, तो ये हो गया लंब कितना है बेटा डी, कर्ण कितना है आर है। अब साइन पाई माइनस थीटा बेटा साइन थीटा ही होता है, इज इक्वल टू डी अपॉन आर, इज इक्वल टू डी अपॉन आर। तो आर की वैल्यू बेटा यहाँ से आपको कितनी मिल गई, आर इज इक्वल टू डी अपॉन साइन थीटा, डी अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा आप आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी कोसेक थीटा, ओ माय गॉड, आर की वैल्यू भी मिल गई। सर जश्न की तैयारियां करो, अब तो जश्न की तैयारियां करो, आर की वैल्यू भी मिल गई है। तो डीएल देखो 3 4 थे, हमने डीएल की वैल्यू निकाली थीटा के पदों में, आर की वैल्यू भी निकाली थीटा के पदों में। अब साइन थीटा बना रहने दो, 1 4 हम झेल सकते हैं, दैट इज थीटा। अब चलो इनकी वैल्यू पटक देते हैं, तो इंटीग्रल डी भी तो बी ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया। अब बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा जनाब, इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इधर क्या था आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरा साथ देना, इंटीग्रल है म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई तुम भी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर बुला लिया। इधर क्या बचा, डीएल, डीएल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमने किसी जगह लिखा बेटा डीएल की जगह। फिर इधर क्या है, साइन थीटा है, बटे में क्या बचा है आर स्क्वायर, आर का मान कितना है डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। सर कैसे, हमने देखो ना आर बराबर डी कोसेक थीटा है, आर बराबर डी कोसेक थीटा, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी सी राहत की सांस आपको भी मिलेगी, हमको भी। यो गई, कोसेक थीटा परेशान कर रहा था, सल्टा दिए, एक डी से एक डी उड़ा दो, ऐसे ऐसे बोल देना, हक भगा दो। अब देखो भैया, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर पहले क्या था, म्यू नॉट आई, 4 पाई ये तो पहले से ही था, अब नीचे से d और बचा, तो d भी बुला लो, d तो कांस्टेंट, तार और बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, तार और बिंदु के बीच की लंबवत दूरी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जो कितना आसान इंटीग्रेशन है, क्या साइन थीटा डी थीटा, ओ माय गॉड। लेकिन अब बारी आएगी लिमिट की, बारी किसी आएगी बेटा लिमिट की। तो लिमिट सुनो, यहाँ तक टच में चल रहे हो भाई, यहाँ तक टच में चल रहे हो, यस और नो, जल्दी समझाऊंगा, यहाँ तक टच में हो। अब लिमिट कहां से, तार कहां से शुरू है, तो सबसे पहले हम टुकड़ा, सबसे पास में टुकड़ा यहाँ काट सकते थे। देखो टुकड़ा आप कहां से काटना शुरू करते हो, खुद ही सोचो ना, सर टुकड़ा यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ काट सकते थे, सबसे दूर टुकड़ा कहां काट सकते थे, यहाँ काट सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक टुकड़ा कहीं भी काट सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक टुकड़ा बेटा कहीं भी काट सकते थे। तो हमें लिमिट लगानी है थीटा में, तो हम स्वयं हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं टुकड़ा काटना, और यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। एंगल कहाँ से माप रहे हैं हम, तार से, एंगल कहाँ से नाप रहे हैं बेटा, तार से। तो ये वाला एंगल मैंने बोल लिया, ये वाला एंगल मैंने बोल लिया बेटा, क्या बोल दूं, θ1, ये एंगल क्या बोल लिया θ1, और ये एंगल को देखो तार से इधर से नाप रहे हैं एंगल, तो ये वाला एंगल θ2, देखो ये थीटा, देखो यहाँ से तार से आर के बीच का एंगल है, तार से आर के बीच का एंगल है, तो एंगल इधर से नापना है, इधर से। तो हमने प्रारंभ में इधर टुकड़ा काटते तो कौन कितना माना θ1, इधर टुकड़ा काटते तो तार θ2, है ना, बाहर वाला, समझ रहे हो ना। एंगल ये हमने तार से आर की तरफ माना, ये आर है, ये आर है, तार से आर की तरफ, यहाँ तार से आर की तरफ, तार से आर की तरफ। तो लिमिट हम कहां से शुरू कर सकते हैं, θ1 से, और कहां तक जा सकते हैं बरखुरदार θ2 तक। तो लिमिट θ1 से लेकर θ2। अब आप कहोगे सर आप रहने दो, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आप रहने दो मास्टर, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, इतने लोग समझ गए, तो मतलब बोर्ड में आप ये करके ही आ जाओगे सवाल। अब इसके इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 4 पाई डी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा, यही होता है ना, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होगा। तो मैंने सही लिखा क्या, जरा एक बार बता देना, मैं भूल गया भैया, सच में भूल, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मजाक थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस cos थीटा, ठीक है। अब हम लिमिट लगाएंगे, क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लो, ऊपर वाला लिमिट cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस cos θ1। अब हमें ये जो माइनस हमने बाहर रख रखा है ना दहेज में देने के लिए, अब हम दहेज के तो खिलाफ हैं, तो माइनस अंदर गुणा कर देंगे, माइनस से बेटा अंदर गुणा कर देंगे। तो जब हम इससे अंदर गुणा करेंगे देन वी विल गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos θ1 माइनस cos θ1 माइनस cos θ2। सो दिस इज द रिजल्ट। आपको बोर्ड में यहाँ तक लिख के आना है, बोर्ड में बेटा आपको यहाँ तक लिख के आना है। गलत है सर जी, बना रहने दो मास्टर।
तुमको तो पता है ना पूरी दुनिया में क्या सही और क्या गलत, बना देंगे तो हमारा गलत, तुम लिख लेना अपना सही। बेवकूफ आदमी। ओ हम तुमको आदमी को कह दी, तुम झंडूबाम हो, झंडूबाम। क्या गलत है भैया? अच्छा तुमसे पूछ क्या लिया, पूछ क्या लिया बेटा तुमसे? तुम हर चीज रॉन्ग कहने लग गए हो बेटा। कोई स्टेप कहीं भी कुछ भी रॉन्ग नहीं है, सच कह रहा हूं, सच सच कह रहा है जमाना। हाँ मुझे पता है, मैं तो पूछ रहा था। जैसे ही मैंने पूछा कि माइनस कॉस थीटा होता है, तुम लोगों की मायावी शक्तियां जागृत हो गई, जागृत हो गई। तुम लोगों की मायावी शक्तियां जागृत हो गई भाई, है ना कि सर गलत है, गलत है, तुम पगले हो, पगले। अब देखो दोस्तों, हम सवालों में फॉर्मूला फॉर यूज, ये यहाँ तक बोर्ड के लिए, ये आपको बोर्ड में यहाँ तक लिखना आना है, बोर्ड के लिए ये वाला। हम इस सूत्र को उपयोग नहीं करेंगे, फंसा देता है कई जगह, बहुत जगह फंसा देता है। हम फॉर्मूला फॉर यूज, फॉर्मूला फॉर यूज, यूज कहाँ करेंगे फॉर्मूला का? अरे भाई क्वेश्चंस में ही यूज करेंगे ना। तो देखो कैसे कैसे समझना मेरे दोस्त, समझना, ध्यान देना। ये हमारे पास तार था बेटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 लिया, नीचे वाला एंगल कहाँ है, कितना है, कैसे लिमिट, तुम जिंदगी भर लिमिट में परेशान होगे। इधर एंगल हमने थीटा 1 माना, इधर एंगल थीटा 2, इधर से शुरू किया, यहाँ खत्म। तार यहाँ से शुरू है भैया, तार यहाँ से शुरू है और तार यहाँ पर खत्म है। तो यहाँ हमने कोण माना है थीटा 1, यहाँ कोण माना है थीटा 2, तो थीटा 1 से शुरू करके थीटा 2 तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? थीटा 2 तक। बेटा अर्चिता हमारा गलत बना रहने दो, आप सही कर लेना। अरे कोई है अंश पूछ रहा है सर आपको दहेज में क्या मिला था? बेटा रेडियो मिला था, रेडियो, और एक साइकिल मिली थी, हाँ गियर वाली। आओ फॉर्मूला फॉर यूज। तो देखो अभी तक हमारा फॉर्मूला क्या था पहले वो समझो। पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। अबे आदत तेरी, ये आवाज ना वो आती है यार बैकग्राउंड में, यहाँ से आप आओ ना, इस ना इधर वो शायद है नहीं, तो इसमें से रोज आवाज आती है। हाँ अब सुनो ना इधर, हाँ वही बच्चे बोलते कि मतलब ना बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। इधर ये कुछ लग जाएगा ये वाला। हाँ हाँ तो चलिए देखो अभी तक हमारा क्या सीन था भाई, अभी तक हमारा ऐसा सीन था दोस्तों कि इस एंगल को लिया था हमने थीटा 1, और इस एंगल को बाहर से जो एंगल था इसको हम कह रहे थे थीटा 2, इसको कह रहे थे थीटा 2, बरोबर। तो डी बी की वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कुछ बच्चे लिख रहे हैं रॉन्ग, वो पता डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि रॉन्ग है सर, वो पता ना, वो sin थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस cos थीटा। भाई sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, चमन बाहर चटनी। अब देखो ये सही है बराबर, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे इसके दो सिरे हैं, सुनो ना ध्यान से, कितना आसान हो जाएगा। तार है दो किनारे, तार है दो किनारे। अब इन दो किनारों को अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें, इस बिंदु से ज्वाइन करें, तो हमें क्या मिलेगा? एक त्रिभुज मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? त्रिभुज। और आपको क्या करना है? त्रिभुज के अंदर वाले कोण ले लो। तो त्रिभुज का अंदर वाला कोण एक तो थीटा 1 है, दूसरा कोण हम इसको कह देते हैं थीटा 3। अंदर वाले कोण ले लो त्रिभुज के, एक थीटा 1 दूसरे को क्या कह दो? थीटा 3। एक थीटा 1 दूसरे को क्या कह दो? थीटा 3। अब हम मान कैसे लिख सकते हैं? तो देखो भैया हम क्या कह सकते हैं कि थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री हम पाई लिख सकते हैं। तो थीटा 2 का मान यहाँ से कितना आ गया? थीटा 2 का मान बेटा हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 3। थीटा 2 का मान कितना लिख सकते हैं बेटा? पाई माइनस थीटा 3। अब थीटा 2 का मान मैं यहाँ पर पटक देता हूँ, कितना मजेदार रिजल्ट आएगा, कंफ्यूजन की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 4 पाई डी, इधर कोष्टक के अंदर cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ पाई माइनस थीटा 3, पाई माइनस थीटा 3। अब cos पाई माइनस थीटा 3 का मान कमेंट में बताओ, cos पाई माइनस थीटा 3 का मान कमेंट में बताओ। तो b इज इक्वल टू इधर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos थीटा 1 माइनस इसका मान कितना आएगा? माइनस का cos थीटा 3, माइनस का cos थीटा 3। ओ माय गॉड मास्टर, ओ माय गॉड, हमने कैसे ओ माय गॉड की क्या बात है? बस माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस, जरूर सुना आंटी ही प्लस बुलाएं, माइनस माइनस भी प्लस बुला लेता है। तो b इज इक्वल टू अल्टीमेटली वी विल हैव म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 3। ठीक है, देखो पहले कंफ्यूजन क्या हो सकता था कि कौन से कोण में से कौन सा कोण घटाएं, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिखें या cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 लिखें। उससे भी बड़ी समस्या ये थी, थीटा 1 इधर का, थीटा 2 बाहर का, थीटा 2 बाहर का, हमका बाहर का हटाओ। आप इस बिंदु से उस बिंदु को मिलाओ जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किस बिंदु से? देखो एक तार है, तार का एक सिरा टेक 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 ज्वाइन करती है, तार का दूसरा सिरा टेक 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 ज्वाइन करती है। का बन गया? का बन गया है जनाब? सर त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज बन गया। हमका बधाई हो, बधाई हो, एक त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज बन गया। कौन कौन से लेना है? त्रिभुज के अंदर वाले, है ना, जो तार से कोण बन रहे हैं ना, त्रिभुज के अंदर वाले कोण लेना है, बाहर का सोचना ही नहीं है। और ये भी चक्कर खत्म कि किस में से किसको घटाएं, घटाने नहीं है भैया, बीच में तो प्लस आ रहा है, बीच में तो प्लस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है बेटा? प्लस आ रहा है। तो बड़ा आसान हो जाएगा बेटा यहाँ से सवाल हल करना। अब मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको चीजें एकदम घनघोर क्लियर हो जाएंगी। कौन सी घोर क्लियर हो जाएंगी? घनघोर, घनघोर। आओ देखिए कैसे। हमने कहा हमारा सूत्र कैसा रहेगा, देखो कहीं भी तार बना रहे, कहीं भी तार बना रहे, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एप्लीकेशंस इसके। हमने कहा तार ऐसा है, हमने कहा बना रहे तो तार ऐसा, हमने कहा बिंदु कहां है, उन्होंने किसी ने कहा कि सर जी मास्टर बिंदु यहां, हमने कहा वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें यहां पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कहेंगे क्या करो,
दोनों सिरों को, तार के दोनों सिरों से इस बिंदु को जोड़ दो, इस बिंदु को जोड़ दो। अब अंदर वाले कोण ले लो, ये वाला कोण मान लो अल्फा से, ये वाला कोण कितना सा है बीटा, है ना। अब ठीक है बीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। हमें सोचनी नहीं है किसमें से किसको घटाएं, कौन से कोण ने सोचनी है। तार के दोनों सिरों को बिंदु से मिलाओ, बनेगा त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर वाले कोण ले लो, बीच में प्लस साइन आएगा, घटाने का चक्कर ही खत्म कि किसमें से किसको घटाएं। डी क्या है भैया, ये लंबवत दूरी है ना, बिंदु और तार के बीच की लंबवत दूरी, ये डी होगी, क्योंकि वो आए थे कोलावेरी डी ओ डी, हाँ डी। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमने कहा तार हमने ऐसा धर दिया, तार को हमने ऐसा धर दिया, धर दिया मतलब रख दिया, दूरी डी ही है, बिंदु कट ऐसा है, बिंदु से अट है, बिंदु कट ऐसा है, बिंदु मान लीजिए अट है, अट है, अट है बिंदु, ओ माय गॉड बिंदु बट ऐसा है, तो हमने कहा ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन किया। ए वाला कोण हमने कह दिया कितना 120 डिग्री, ये वाला कोण कितना 30 डिग्री, धारा कितनी बह रही है इसमें आई, धारा कितनी बह रही है आई, देखो इस बिंदु पर निकालना है ना, तो ज्वाइन कर दो, कर दिया, त्रिभुज बना बना। कौन कौन से लेना है जो तार के साथ बन रहे हैं, तो तार के साथ कोण 120 130, और तार की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाओ तब आपको लंबवत दूरी मिलेगी। तो ये लंबवत दूरी आपको डी दी गई है, लंबवत दूरी कितनी दी गई है बेटा डी। हमें बी का मान लिख के बता दो जल्दी से, बी का मान लिख के बता दो बेटा जल्दी से, तुरंत से भी पहले कौन सबसे पहले लिखता है उसको इनाम मिलेगा। नहीं नहीं मिला, क्या उत्तर मिला, कहा भाई हो, बताओ जल्दी से, जल्दी 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 बोलो। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 4 पाई डी कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री। अरे जल्दी बोलो भाई, कितना आंसर आया। तो चलो b इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस 30 का मान कितना √3/2 प्लस कॉस 120 की वैल्यू -1/2, माइनस का 1/2। तुम लोग सही गैस किए थे बिल्कुल एकदम। ये हम कहां गए थे, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर हो गया भाई म्यू नॉट आई √3 - 1 डिवाइडेड बाय 8 पाई डी, 8 पाई डी। यस, सही गैस किए थे भाई। चलो चलो चलिए, अब हम आगे बढ़ता है, हम क्या करता है, आगे बढ़ता है। अब देखो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। अरे तो का भाई माइक ऑन था, माइक ही तो ऑन था, हम माइक लगातार ऑन रहता है वो, पता चले बंद कर दिया फिर चालू नहीं हुआ। आओ जल्दी आओ। अब देखो बेटा ध्यान से देना, देखना कैसी बातें करते हो भाई। कोई इंसान पहली बार सुसु गया था क्या, सब लोग जाते हैं सुसु करने। नारायण नारायण। चलो हम बात करते हैं कि जैसे हमारा एक तार है वो अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है। मैं तो वॉशरूम जाता हूँ, तुम तो पेंट में कर लेते हो, पेंट में कर लेते हो तुम। बेटा बारिश हो रही है बाहर, आओ जल्दी से। तो देखो तार का ये वाला सिरा कहां जा रहा है, अनंत पर, और बिंदु कहां है, अनंत लंबाई के तार के एक सिरे पर, है ना। पॉइंट अनंत लंबाई के तार के एक सिरे पर है। हम एक बालक एक दिन लिख रहा था कि सर हमको 10 लग रहे थे, पेंट में ही हो गई। हमने इतने बड़े हो गए हो यार, पेंट में ही कर लेते हो। इधर ध्यान दो पगलेट्स। अब एंगल बताओ, एंगल अल्फा बीटा है ना, एंगल को थीटा 1 कह दो, थीटा 2 कह दो, या अल्फा बीटा कह दो। हम फॉर्मूला अल्फा बीटा में याद रख ले टीम, उसमें याद रख लें, थीटा 1 थीटा 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, ऐसा कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो देखो ध्यान दो, सिरों को ज्वाइन करो, एक सिरा ठीक है, और दूसरे सिरे को ज्वाइन करने जाओ। ये सिरा कहां पर है बेटा, अनंत पर। ये वाला सिरा कहां है, अनंत पर है, ये सिरा अनंत पर है, ठीक है। हम इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बेटा ये सिरा अनंत पर है, रेखा कहां जा रही है, अनंत पर, ठीक है। और हमें इस पॉइंट को ज्वाइन कराना है अनंत पर। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर। दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर, क्योंकि समांतर रेखा ही अनंत पर काटती हैं, समांतर रेखा ही कहां काटती है बेटा, अनंत पर। तो एक एंगल कितना हो गया, अल्फा बराबर 0 हो गया, और दूसरा एंगल कितना है भाई साहब, दूसरा एंगल बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो अब b की वैल्यू कितनी हो गई, सर जी b की वैल्यू निकालना बहुत आसान। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान होगा 0 डिग्री प्लस बीटा का मान कॉस ऑफ 90 डिग्री,
90 डिग्री। cos 90 का मान होगा ऐसा 0, तो b इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, cos 0 का मान 1, cos 90 ढूंढो, तो b की वैल्यू कितना ढूंढो। सर मास्टर एक चीज बताओ, जब चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है तो आप दिशा क्यों नहीं बता रहे? किसी भी केस में दिशा नहीं बताई आपने। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दिशा। दिशा कैसे देखेंगे, दिशा कैसे देखेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार थम्स अप हो जाए, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए ना भाई। यार देखो तब से तुम हंसे जा रहे हो यार, इतना मत हंसो बेटा, पेट में दर्द होने लगेगा। यू विल फील पेन इन द स्टमक, और कुछ लोगों के तो पेट में सर दर्द होगा भी। चलो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना मेरे परम प्रिय मित्रों। दिशा की बात करते हैं, तो वैसे तो हमने कहा था दिशा कैसे डिसाइड करते हैं, वैसे हमने कहा था दिशा कहां से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड यार। db सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, dl वेक्टर 4 पाई डी नहीं 4 पाई r क्यूब था, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है ना, जो फॉर्मूला था वाइस ने बताया था। तो इसमें इसका तो डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है, तो जो डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो डिसाइड कौन करता है, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r। लेकिन हमने जो रिजल्ट निकाला है उसमें dl और r को गायब भी कर दिया, dl और r को सल्टा ही दिया है, ठीक है। तो अब देखो दिशा देखने का तरीका बहुत आसान, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। तो आपको क्या करना है कि धारा की दिशा में अंगूठा रखो, धारा की दिशा में क्या रखो, अंगूठा, ठीक है। अच्छा चलो ये भी देखो, दो तरीके के तार हो सकते हैं, दो तरीके के तार हो सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा तार हमारे दो तरीके के हो सके, एक तो सीधा हो सके और एक वृत्ताकार हो सके। तार कैसा हो सके, सीधा, तेरी की तार कैसा हो सके, सीधा, या कुछ चाप में हो सकता है ऐसे चापनुमा। और अपने हाथ में भी दो चीजें होती हैं, क्या, एक उंगलियां दूसरा अंगूठा, एक उंगलियां दूसरा अंगूठा, ठीक है। तो अंगूठा सीधा रहता है, उंगलियां मुड़ सकती हैं, है ना, अंगूठा अपना सीधा होता है, उंगलियां मुड़ सकती हैं, है ना। तो उंगलियों का उपयोग हम किसके लिए करेंगे, चाप के लिए, मुड़े हुए वायर के लिए, और अंगूठे का उपयोग करेंगे हम स्ट्रेट वायर के लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे हम सीधे तार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीधे तार की बात करते हैं। मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इधर बह रही है आई, तो तरीका सिर्फ इतना है, धारा की दिशा में, दिशा देखना, आधे बच्चे दिशा में ही गड़बड़ कर देते हैं, वही पेंट में ही, है ना। तो ध्यान देना, दिशा अच्छे से सीखना है। तो तार कैसा है बेटा, सीधा है, और हाथ में अंगूठा सीधा है। तो अंगूठा रखो धारा की दिशा में, अंगूठा रखो धारा की दिशा में, उंगलियां इनफैक्ट नाखूनों की दिशा, उंगलियों के नाखून, उंगलियों के नाखून की दिशा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगी, ठीक है। ऐसे तो धारा कहां जा रही है, इधर, धारा जा रही है इधर। तो हमने देखा, अभी भी देखना कि किस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, ये भी ध्यान देना है कि हम किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं। मान लीजिए हमारा बिंदु ऊपर है, किसी ने कहा ऊपर चेक करके बताओ, इधर चेक करके बताओ चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, चेक करके बताओ। चलो तो हमने धारा की दिशा में रखा अंगूठा, उंगली आ रही बाहर, उंगली आ रही बाहर, तो चुंबकीय क्षेत्र डॉट, डॉट का मतलब होगा बेटा बाहर, बाहर, ठीक है। हम कहें नीचे की कोई बिंदु है, इधर चेक करके बता चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, चेक करके बता चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में। तो हमने कहा कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा रखा, अंगूठा रखा, उंगलियां जा रही अंदर, उंगलियां जा रही अंदर, अंदर जा रही अंदर का मतलब क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बेटा, क्रॉस हुई अंदर, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहां बेटा, अंदर, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है। अब हम इधर देखें, मान लीजिए धारा कहां बह रही है, इधर बह रही है धारा, धारा इधर बह रही है, तो मुड़ती कौन है, उंगलियां। तो अब हमें उंगलियों को धारा की दिशा में रखना है, उंगलियों को धारा की दिशा में रखना है। अंगूठा क्या बता देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाओ, किसकी, राइट हैंड की, राइट हैंड की उंगलियों को। तो राइट हैंड की उंगलियों को हमने धारा की दिशा में घुमाया, धारा की दिशा में घुमाया, तो अंगूठा कटे आयो, अंगूठा कटे आयो, सर अंगूठा बाहर आयो, बाहर आयो। हमने अंगूठा अगर बाहर आयो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही है, मैग्नेटिक फील्ड कट होगी बाहर, डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर। अब एक ऐसे देख लिया करो, अगर तार के नीचे बाहर है तो ऊपर अंदर होगी, ऊपर कहां होगी, अंदर, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद वक्र बनाती है, ठीक है। जैसे ये तार है और हमें चुंबकीय बल रेखा बनानी है, तो धारा की दिशा में अंगूठा रखो, उंगलियां घुमाते जाओ, तो उंगलियां आपको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती रहेंगी, है ना। तो उंगलियों कैसे घुमा, तो उंगलियां पूरा गोल घूमेंगी, उंगलियां कैसे घूमेंगी, गोल, ठीक है। ये अभी हम आते हैं इस बात पर कि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है। पहले ये धारा की दिशा सीख गए, तार कैसा हो सकता है, सीधा या मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ तार है तो उंगलियां हमें तार की दिशा में रखनी है, सॉरी धारा की दिशा में रखनी है, अंगूठा आपको दिशा बता देगा किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। अगर तार सीधा है तो अंगूठा हमें धारा की दिशा में रखना है, उंगलियां आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देंगी। हम सब समझाऊंगा इस बात पर एक बार जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, तो थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। शुरू करूं, अभी बता तो दो कितने लोगों को क्लियर है बात, अभी इसकी चर्चा हम और करने वाले हैं। आइए, चुंबकीय क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए माइकल फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत की। माइकल फैराडे साहब एक साइंटिस्ट थे, द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे, ठीक है। परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सतत या अविरत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। तो देखो जैसे विद्युत बल रेखाएं होती थी, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती थी, काल्पनिक बल रेखाएं थी, वो किसी भी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, किस दिशा में होगा, वो बताती थी। ऐसी बेटा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं भी कैसी होती है, काल्पनिक होती हैं, और वो बेसिकली क्या बताती हैं कि किसी भी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, किस दिशा में होगा, वो बताती हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कोई क्षेत्र विद्यमान है क्या, आप कहेंगे यस यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र विद्यमान है। हमने कहा दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, आपने कहा नहीं सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। हमने कहा दिखता ही नहीं, दिखता नहीं है। हम इनकी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है कैसा होगा गुरुत्वीय क्षेत्र, है ना। तो कैसे बनाते हैं, पेन छोड़ा नीचे जा रहा है, पेन छोड़ा नीचे जा रहा है, पेन छोड़ा नीचे जा रहा है, ओ इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, होना चाहिए बेटा, नीचे होना चाहिए। शाबाश बेटा शाबाश, अभी 2% और बचे, आप सभी को क्लियर हो जाएगी बेटा बात, ठीक है। अब देखो चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित कुछ मुख्य गुण। तो चुंबकीय बल रेखा बेटा बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखा बेटा हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। जबकि स्थिर विद्युत में हमने कहा था, स्थिर विद्युत में हमने कहा था कि विद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, किंतु चुंबकीय बल रेखा हमेशा बंद वक्र ही बनाती हैं, ठीक है। बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हमने विद्युत क्षेत्र में भी कहा था कि मान लीजिए कहां पर कोई चुंबकीय बल रेखा ऐसी है, हमसे किसी ने कहा कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो हमने कहा स्पर्श रेखा खींच दो, चुंबकीय क्षेत्र को बेटा बी से प्रदर्शित करते हैं। किसी ने कहा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो हमने कहा स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श रेखा आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा उस बिंदु पर जिस बिंदु पर अपन ने स्पर्श रेखा खींची है। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती थी, विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती थी। सर आज स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, काहेला आसान आसान चीजें हो रही हैं इसलिए।
किसी स्थान पर सघन बल रेखाएं प्रबल क्षेत्र को जबकि विरल बल रेखाएं दुर्बल क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये भी बात सही है, ये बात वहां पर भी होती थी। तो एक डिफरेंस है कि स्थिर विद्युत में विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती थी, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। सर पीपीटी में पीवाईक्यू नहीं है, प्लीज देख लीजिए। पीपीटी में पीवाईक्यू नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूं, नहीं होंगे तो आज भिजवा दूंगा, नहीं होंगे तो आज भिजवा दूंगा भाई, ठीक है। ये कुछ नहीं है। अब देखो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो यह नियम धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी या चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ठीक है। तो सीधी धारा मतलब सीधा तार है, सीधा तार है, तो अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, और आपकी जो उंगलियां, जैसे जैसे आप उंगलियां घुमाओगे तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएंगी बेटा? चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम सीधा तार ऐसा रखें बेटा, अच्छा तुम कमेंट में करने लग गए उधर। सीधा तार बेटा अगर हम ऐसे रखें तो उंगलियां घुमाओ, तार कैसा है? सीधा, और उंगलियां क्या बताएंगी बेटा हमें? धारा इधर बह रही है, तो उंगलियां में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। तो देखो अंगूठा रखा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर होंगी और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आ रही होंगी, और जो चुंबकीय बल रेखा होंगी वो वृत्तीय लूप बना रही होंगी, ठीक है। धारा ऊपर है तो धारा की दिशा में अंगूठा रख के उंगलियों को घुमाओ, धारा की दिशा में अंगूठा रख के बेटा उंगलियों को घुमाओ, तो उंगलियां एक वृत्त में घूमेंगी। उंगलियां किसमें घूमेंगी? एक वृत्त में। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी यहाँ पर, कौन सी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर वो क्या कर रही होंगी? कैसी होंगी बेटा? वृत्तीय लूप बना रही होंगी, ऐसे वृत्ताकार लूप बना रही होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। इस साइड अपन देखें तो धारा ऊपर है, उंगलियां अंदर जाएंगी, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही होंगी, अंदर। यहाँ पर फील्ड कैसे होगी? क्रॉस, अंदर की ओर। यहाँ पर देखें धारा ऊपर तो धारा के सामने हमने अंगूठा रखा, तो उंगलियां बाहर आ रही हैं, मतलब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? पाई जान डॉट होगी। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं बेटा बाहर निकल रही होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गोल गोल जुई 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 ऐसे इधर अंदर जा रही हैं, यहाँ से बाहर निकल रही हैं, यहाँ से बाहर निकल रही हैं, यहाँ से अंदर जा रही हैं, ऐसे गोल गोल। कैसी होंगी बेटा? गोल गोल, समझ गए। दूसरा केस हम बात करता है वृत्तीय धारा की, चाप ऐसा ऐसा वृत्तीय धारा है ना, जैसे कि चाप बलय है ना। सीधी धारा मतलब सीधा तार, तार बिजली से पतले हमारे पिया, सीधा तार है ना। और ये चाप, वृत्ताकार चाप। तो मान लीजिए धारा कहाँ बह रही है? धारा इधर बहने लग रही है। तो अब क्या मुड़ी हुई उंगलियां किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में, अंगूठा क्या बताएगा? चुंबकीय बल रेखाएं। तो उंगलियां मोड़ दो, अंगूठा कटेगा अंदर, अंगूठा कटेगा अंदर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होंगी अंदर, तो चुंबकीय बल रेखा यहाँ अंदर जा रही होंगी, अंदर। इधर से अंदर जाएंगी तो ऊपर से बाहर निकलेंगी। अब ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ अंदर गई ना, अभी बंद वक्र बनाएंगी, तो अंदर गई तो बंद बनाना है तो बाहर निकलेंगी ना, ऊपर से बाहर निकलेंगी। ऊपर से कैसे होंगे बेटा? चुंबकीय बल रेखा बेटा बाहर निकलेंगी, इधर से अंदर गई तो ऊपर से बाहर निकल गई। सिंपल सी बात है, एजेक्ट क्लियर? याद रख लोगे भाई, याद रख लोगे। अब तो ठीक है, अब तो बेटा बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं दिशाएं बनाता चलूं, यहाँ पर दिशा पूछूंगा आपसे, तो आप कहेंगे पहले धारा की दिशा बताओ। हमने कहा चलो धारा यहाँ बह रही है, धारा यहाँ बह रही है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ कमेंट सेक्शन में। हम नहीं खेल रहा है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। तुम हम नहीं खेल रहे, हम तुम्हारी कट्टी हो जाएंगे, हम तुम्हारी क्या हो जाएंगे? कट्टी 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 कट्टी। जल्दी जल्दी बोलो। तो धारा की दिशा में रखी उंगलियां, धारा की दिशा में रखी उंगलियां, नीचे कहां जा रही है? इस बिंदु पे उंगलियां कहां जा रही है? अंदर जा रही है। अंदर का मतलब हो गया, दिशा की बात करते हैं तो माइनस के कैप। क्यों पड़े हो चक्कर में यार? ये बाहर लिख रहा है, ये सब पगलेट है, पगलेट बाहर लिख रही है भैया। धारा कहां जा रही है? धारा जहां जा रही है, धारा यहां जा रही है। बिंदु कहां है? नीचे, ऊपर चेक कर रहे होंगे पगलेट, ऊपर चेक कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये पॉइंट है हमारा, तुम हमें मिलो, तुम हमें मिलो, हम तुम्हें इतना कूटेंगे कि अदरक शर्मा जाएगा। कितने तो हम भी नहीं कूटे गए हैं आज तक। बिंदु तो देख लो कहां है, नीचे है ना बिंदु। तो धारा के सामने उंगलियां रखी है ना, धारा ऐसे सीधी जाएगी, सीधी जाएगी। यहाँ पर भी धारा ऐसे ही जा रही होगी, थोड़ी ना जाएगी। नीचे उंगलियां अंदर जा रही, ऊपर देखेंगे तो बाहर आएगी। अब बिंदु तो देख लो भैया कहां है? आउटसाइड अभी भी लिख रहा है, आउटसाइड अभी भी लिख रहा है ये पगलेट। तुम गधेश हो, गधेश। वृत्तीय चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो वृत्तीय चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, भैया हमारे पास 7 मिनट है और 7 मिनट में बेटा सल्टा दिया जाएगा, 7 मिनट में सल्टा दिया जाएगा। वृत्तीय चाप, चाप देखिए हो कभी? हाँ सर देखिए, हमारे गांव में पला था। हम कब चाप कोई जानवर थोड़ी ना, हमारे गांव में पला था। ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्तीय चाप है भाई। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये चाप है बेटा। चाप के कारण हम दिशा देखना तो सीख गए हैं, पता है? चाप के कारण हम दिशा देखना सीख गए। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो भी अपन सीख लेते हैं, मिलजुल के सीखेंगे बेटा। आप हमें सिखाना, हम आपको सिखाएगा। तो मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो वैसे, क्या हो वैसे? वृत्त का केंद्र हो वैसे, केंद्र तो केंद्र हो वैसे, और इसका कोण कितना है? थीटा। चाप का कोण कितना है बेटा? ये कौन सा? थीटा। थीटा। हमको इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमको बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम कहेंगे किसके कारण? धारा किसमें बह रही है? तो आप कहेंगे सर धारा तो तार में बहेगी, और तार हमारा कैसा है? चापनुमा। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है ना। देखो जो हमारे पास सूत्र है, वायु सवट ने बताया था, जो सूत्र है वो सूत्र किसके कारण है? छोटे से टुकड़े डीएल के कारण, और मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलती है छोटी सी, ठीक है। तो इस तार में धारा बह रही है आई, हमने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा काटा जिसकी लंबाई कितनी है? डीएल, लंबाई कितनी है? डीएल, ठीक है। तो डीएल का काम हो गया। डीएल के बाद क्या आता है? आर आता है। पहले सूत्र लिख लो तो याद रहेगा हमें किससे बातचीत करनी है। तो डीबी इज इक्वल टू हम लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर क्या? डीएल साइन थीटा, 4 पाई आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा। सर यही तो सूत्र था, हमने कहा यही था। अब हम एक एक करके सबका मान निकालेगा, ठीक है। आर का, साइन थीटा का, डीएल को सबको समझेंगे। तो डीएल क्या होता था बेटा? तार में छोटा सा टुकड़ा है ना, इसमें धारा कितनी बह रही है? आई बह रही है। यहाँ छोटा सा टुकड़ा काटा। आर क्या होता था? आर को हम कहते छोटे से टुकड़े को हम उस बिंदु से जोड़ते थे जहां में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो छोटे से टुकड़े डीएल और बिंदु को जोड़ने वाला सदिश आर सदिश होता था। क्या होता था? आर सदिश। तार बिजली से
तो आओ जोड़ देते हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा है और हमने बिंदु पी से इसको जोड़ दिया, क्योंकि हमको फील्ड कहां चाहिए, हमका फील्ड चाहिए बिंदु पी पर। तो डीएल को पी से जोड़ दिया। ध्यान दे रहे हो विनोद, ध्यान दे रहे हो? डीएल आर क्या होता था, आर क्या होता था, हम इस छोटे से टुकड़े को उस बिंदु से जोड़ते थे जहां पर कि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जोड़ दिया है, वो होता था आर। ओ माय गॉड मास्टर, सही जा रहे हो मास्टर। अब थीटा किसके बीच एंगल, कोई थीटा का वैल्यू बता सके क्या? तो सोचना थीटा होता क्या था, थीटा होता था थीटा एंगल बिटवीन, कोई बताएगा थीटा कितना, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये होता था बेटा अपना आर, ये होता था आर वेक्टर कह लो, या इसका परिमाण कितना आर। चाय पियोगे? नहीं पियेंगे हम चाय। थीटा कितना, सोच समझ के माय डियर फ्रेंड, सोच समझ के सोचोगे समझोगे तो बिल्कुल सही उत्तर दोगे, मुझे भरोसा है, मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा, आप पर रहता है, आप पर। लेकिन कई बार ना तुम धोखेबाज निकल जाते हो, धोखेबाज। 90 डिग्री, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 90 कैसे? तुम देखो डीएल इधर है, आर इधर है, तो 90 डिग्री तो हुआ। आर क्या बन रहा है, त्रिज्या बन रही है। डीएल कहां है, परिधि पर, डीएल है परिधि पर, आर बन रही है त्रिज्या। और जो आर का परिमाण है ना, जैसे हम आर ही कह देते हैं, ये कैपिटल आर के बराबर होगा, इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। समझ गए ना? ये आर किसके बराबर है भाई, त्रिज्या के ही तो बराबर है, आर का परिमाण है ना। इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान रखी है, आर। अरे बिजली, इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी हुई है, आर। तो देखो अपना काम तो हो गया, थीटा निबट गया, आर निबट गया। तो देखो इसमें थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई 90 डिग्री, ओके। जो आर है इसका मान हमें पता चल गया कैपिटल आर। देखो 3 चार होते थे, 3 चार कौन से, एल थीटा आर, आर का मान कैपिटल आर हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। एक चार बचा है, तो एक चार से तो हम निबट लेते हैं ना, एक चार को हम उठा के इंटीग्रेट कर देंगे, सल्टा देंगे, एक चार से बेटा अपन निबट लेंगे। आओ निपटा जाए। हमें कुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसको इंटीग्रेट करना होगा पाई जान। तो डीबी का इंटीग्रेशन का होगा, बी होगा म्यू नॉट कांस्टेंट आई कांस्टेंट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट इंटीग्रल डीएल इनटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और स्मॉल आर की जगह हम लिख सके हैं बेटा कैपिटल आर। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर, इस पर बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है। sin 90 की वैल्यू पूरा ब्रह्मांड जानता है 1 होता है, तो ये क्या होता है इंटीग्रल डीएल, और sin 90 की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, वो तो पूरा ब्रह्मांड जानता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब इंटीग्रल डीएल, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। तो इंटीग्रल डीएल क्या हो जाएगा, एल बोले तो चाप की लंबाई। इंटीग्रल डीएल क्या होगा भैया, इंटीग्रल डीएल क्या होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, क्या बचा एल। यहाँ का इंटीग्रल डीएल का मतलब हो गया चाप की कुल लंबाई, चाप की कुल लंबाई। कमेंट में बताओ मुझे अभी के अभी दिन दहाड़े की चाप की कुल लंबाई कितनी होगी। एल दिया नहीं गया है, त्रिज्या दिया, थीटा दिया, चाप के लिए त्रिज्या दिया, थीटा दिया, एल नहीं दिया गया। तो बच्चा बताओगे क्यों, बच्चा बताओगे? अरे जल्दी बोलो। मैं यही कमेंट सर, यू मे गेट आउट। जीरो लिख रहा है, एल लिख रहा है, पाई आर लिख रहा है, तुम ढक्कन हो, तुम सपाट ढक्कन हो। हाँ एक बालक से कैसा करते बेटा, चाप की कुल लंबाई। हम चाप पूछ रहे हैं भैया, ओ भैया हम तुमसे चाप पूछ रहे हैं, चाप इतना, चाप इतना, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, पूरा व्रत थोड़ी ना है जो पाई आर, सॉरी 2 पाई आर लिख रहे हो। पूरा व्रत है क्या, पूरा व्रत है क्या जो तुम 2 पाई आर लिख रहे हो? चाप है ना भाई साहब, कुछ पाई आर लिख रहे हैं पगलेट्स। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था। चाप की लंबाई कितनी हो गई भाई जान, चाप की लंबाई हो गई है आर थीटा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर, सूत्र याद नहीं रखते हम। चाप पूछे तो सोचो कि चाप किस में आता है, चाप किस में आता है, सोचना ही नहीं है ना भाई, सोचोगे ना तो दिमाग खर्च आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा, बेटा ध्यान देना रेडियन में लेना होता है ना, डिग्री मत ले लेना, अपॉन कितना आसान सा रिजल्ट आ गया 4 पाई आर। इस रिजल्ट को भी बेटा याद रखा जाए। इस रिजल्ट को भी बेटा याद। अब देखो चाप का म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आर त्रिज्या। हमको क्या चाहिए, सिर्फ कौन चाहिए, चाप का कौन चाहिए, आंसर मिल जाएगा। कौन चाहिए तो हमें आंसर मिल जाएगा, खत्म बात। देखो ये पागल कह रहा है आज का बेस्ट मोमेंट चूज, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, वो तुमको बेस्ट नहीं लगा, चलो है ना। और ये समझ गया ना कि अपन क्या लिखते हैं बेटा, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होता है। चलो एक आध ना छुटको मुटकू सा एग्जांपल, ऐसे ही लप्पू सा एग्जांपल। हमने कहा ये चाप है, कोण कितना बना दिया है, केंद्र पर थीटा पाई बाई 3, कोण कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। उत्तर बोलो मैग्नेटिक धारा इस दिशा में बह रही है, एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ऐसा अर्धवृत्ताकार चाप है, धारा इधर बह रही है, अर्धवृत्ताकार चाप है। त्रिज्या कितनी है भैया, आर है ना, ये वाली दूरी भी कितनी है, आर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो आंसर कितना हो गया, तो देखो म्यू नॉट बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री। हमने कहीं पागलपंती नहीं, डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते। तो रेडियन में कितना आ गया, रेडियन में आ गया पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। अब आप चाहो तो थोड़ा सा काटा कूटा मचा लो, पाई से पाई बाबा टिल्लू हो गया। तो बी का मान कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 तिया 12 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर। इस सवाल पर आ जाओ पाई जान, इस सवाल पर आ जाओ। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। थीटा का मान कितना सर, 180, हमका 180 नहीं रेडियन में लिखना होता है पाई। तो पाई से पाई काटा कूटा मचा दो, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। दिशा और बता दो तो मेरा दिल गार्डन हो जाए भैया, दिशा और बता दो तो मेरा दिल गार्डन हो जाए, जल्दी बता दो भैया। तो हमने कहा दिशा देखो धारा की दिशा में घुमा उंगलियां, धारा मुड़ी हुई है ना, धारा की दिशा में उंगलियां घुमा दी, अंगूठा कटे आयो बाहर आयो, बाहर का मतलब के कैप प्लस का के कैप पाई जान। यहाँ देखो धारा के सामने उंगलियां घुमाई, अंगूठा कटे गयो अंदर गयो, अंगूठा अंदर गयो तो माइनस का के कैप। काय लल्ला समझ गए कि नहीं समझे, मोरे लल्ला
हो मोरे लल्ला। अब किसी ने कहा कि सर वृत्ति है बलय पगले आदमी, किसी ने लिखा है किसी बलय वृत्ति होती है, बलय वृत्ति होती है। तो आप में से कोई मुझे बलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बता दो ना, तो मेरी आत्मा को शांति ही मिल जाए, आत्मा तृप्त हो जाए। और आप बता सकते हो, आप बता सकते हो भैया, बलय की ही तो बात है। किसकी बात है? बलय की। ये दे पास, ये रही बलय, ये रही बलय। बलय की त्रिज्या कितनी से है? बलय की त्रिज्या से आर। बलय में बहन लाग रही से धारा, मान लीजिए दिशा में कितनी धारा बह रही है? आई। उत्तर बता दो जल्दी, मुझे पूरी उम्मीद है आप उत्तर बता सकते हो, अगर चेष्टा करो तो। तो सूत्र क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा। बस थीटा का ही तो मान डिसाइड करना है, थीटा का ही तो मान डिसाइड करना है। बोलो जल्दी। जीरो लिख रहे हैं, ये टेस्ट के नंबर बता रहे हैं, अपने टेस्ट के नंबर। तुम अदरक, तुम मिलो हमें, तो हम तुम्हें अदरक बताएंगे बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी जो मन में आया सो लिख दिया। भाई कौन देखो ना, बलय के लिए कौन कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 2 पाई हो जाएगा ना, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई, जीरो अपने मन से कुछ भी बकते रहे तो बेवकूफ लोग। तुम सच में मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो इसलिए बच्चे हुए हो, अगर ऑफलाइन होते ना तो कसम से कह रहा हूं हम तुमको इतना कूटते। याद रखना, बहुत काम आता है। कितना काम आता है? बहुत काम आता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बलय के लिए। कितना आसान भाई, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान कुछ हो ही नहीं सके। वो 90 डिग्री लिख रहा है, 90 डिग्री लिख रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है। किसी ने पूछा होगा आज मम्मी ने कितने रैप्टे मारे, तो बता रहा होगा 90, वो कमेंट में लिख गया। म्यू नॉट आई अपॉन 2 देखो बलय के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई, तो थीटा 2 पाई लिखो, काट दो, 2 पाई से 4 पाई गया, 2 बचा म्यू नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी आसान, दिस इज वेरी आसान। दिशा बता दो, दिशा बता दो। तो धारा की दिशा में घुमाई, उंगलियां अंगूठायो बाहर, तो बाहर का मतलब प्लस का के कैप। सही कह दिया मास्टर, सही कह दिया। ये वेक्टर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया। चलिए बिल्कुल छुट्टी ही है। अच्छा, पीपीटी में आपको पीवाईक्यू नहीं मिले थे मींस के? हम देगा। कोई गिला शिकवा हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं? तो देखो बहुत आसान अध्याय है, मजेदार अध्याय है, सवाल पूछे जाते हैं। वो देखो ये कहा गया मायावी कह रहा सर कुछ समझ नहीं आया, तो बेटा तुम आए काहे क्लास में? तुम क्लास में काहे आए? तुम पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करो रात को 12 बजे, फिर तुम्हें कुछ शक्तियां मिलेंगी। उन शक्तियों की आवश्यकता है तुम्हें पढ़ाई करने के लिए। हम जैसे तुच्छ मास्टर तुम्हें नहीं सिखा सकते। तुम क्लास में आने से पहले निकुंबला देवी का यज्ञ किया करो। निकुंबला देवी जब प्रसन्न होंगी, तुम्हें शक्तियां देंगी, तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। हमें इतनी शक्तियां नहीं है भैया, हम तुच्छ मनुष्य हैं। वेरी गुड, लगभग 95% बच्चे सीख रहे हैं। गुड, ग्रेट। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन दिल दिमाग तीनों लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।